जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने Su-30 MKI फाइटर से रिलीज किया गौरव ग्लाइड बॉम्ब। ALH क्रैश वाली अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स पर HAL ने जारी करी अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। जम्मू में इंडियन आर्मी का हेरन मार्क 2 UAV हुआ क्रैश। म्यांमार में इंडियन आर्मी ने डिप्लॉय किए अपने रोबोटिक म्यूज और नैनो ड्रोन्स। और चीन ने अनवील किया अपना सबसे एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 8 और 10 अप्रैल को एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर से भारत के स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है गौरव, तो उसके रिलीज ट्रायल्स को कंडक्ट किया गया था। और इन ट्रायल्स के दौरान इस वेपन को अलग अलग वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशंस में मल्टीपल स्टेशंस में इंटीग्रेट किया गया था और इसे आइलैंड पर एक लैंड टारगेट के ऊपर टेस्ट किया गया। और इन ट्रायल्स के दौरान इस गौरव ग्लाइड बॉम्ब ने सुखोई फाइटर से रिलीज होने के बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लगभग 100 किलोमीटर तक की रेंज को सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो गौरव है वो 1000 किलोग्राम तक की क्लास वाला ग्लाइड बॉम्ब है, जिसे भारत की रिसर्च सेंटर इमारत ने स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप किया है। और इस वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स के तौर पर भारत की कुछ प्राइवेट फर्म्स जैसे कि अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज और कई सारी MSMEs भी शामिल हैं। और अब इस सफल ट्रायल के बाद इस बॉम्ब के एयरफोर्स की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट होने के रास्ते खुल गए हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक तरह का स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब है जिसमें फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, PCB इस तरह के अलग अलग वॉरहेड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसे मुख्य रूप से दुश्मन के बंकर्स, एयरफील्ड्स, हार्डन स्ट्रक्चर्स, तो इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट्स को एंगेज करने के लिए बनाया गया है। और चूंकि इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, तो इसलिए भारत के एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज से सेफली बाहर रहते हुए भी दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग समान सटीकता के साथ शॉर्ट रेंज पर क्रूज मिसाइल्स का एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रदान करता है। तो जैसा कि आप सभी ये तो जानते ही हैं कि जब से इंडियन कोस्ट गार्ड का ALH हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो उसके बाद से ALH की पूरी फ्लीट अभी ग्राउंडेड है। और हाल ही के समय में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली थी जिनमें बताया गया था कि अभी ALH फ्लीट को ऑपरेशनल होने में थोड़ा और समय लग सकता है। और इसी बीच कई ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिली थी जिनमें HAL को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। लेकिन आज 11 अप्रैल को HAL ने इन सभी रिपोर्ट्स पर अपने ऑफिशियल X हैंडल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी करी है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लिखा है कि HAL अपने सभी स्टेक होल्डर्स और मीडिया और साथ ही सभी तरह की पब्लिकेशंस, चाहे वो ऑनलाइन हो, प्रिंट हो, वेबसाइट्स हो, ब्लॉग्स हो, सोशल एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, तो उन सभी के ध्यान में बात लाना चाहती है कि जनवरी में इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेटेड जो ALH हेलीकॉप्टर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, तो उसके बाद से इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर HAL के बारे में स्पेकुलेटिव और मैलिशियस इंटेंशंस वाली स्टोरीज लिखी गई हैं और उन्हें पब्लिश भी किया जा रहा है। और ये सभी स्टोरीज सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट, फॉर्मर पायलट्स, आर्म चेयर क्रिटिक्स और डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स द्वारा लिखी गई हैं। इसके आगे HAL का ये भी कहना है कि जो सारी स्टोरीज हैं ये HAL के पर्सपेक्टिव को पेश किए बिना ही लिखी गई हैं और इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं वो एक तरफा हैं और पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण हैं, यानी कि बायस्ड हैं। इन सभी स्टोरीज में इनएक्यूरेसीज हैं और इनमें उन सभी आउटडेटेड इश्यूज़ का रेफरेंस दिया गया है जिसे HAL ने ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को कॉन्फ्रेंस में लेकर सुलझा लिया है। और डिफेंस इश्यूज़ और प्रोडक्ट्स के सेंसिटिव नेचर के कारण जो HAL है वो इन सभी रिपोर्ट्स पर व्यक्तिगत रूप से प्रतिक्रिया या कमेंट नहीं कर सकती है। और HAL ये दोहराना चाहती है कि भारतीय वायुसेना सहित अपने सभी कस्टमर्स के साथ वे काम कर रहे हैं और साथ ही डिफेंस एरोनॉटिक्स और कॉम्प्लेक्स फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को संभालने में वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन इस तरह की जो स्टोरीज पोस्ट की जा रही हैं तो वो HAL के स्टेक होल्डर्स के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। और इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये HAL ने अपने सभी स्टेक होल्डर्स के हितों को अनुचित और अटकलबाजी वाली कहानियों से प्रभावित होने से बचाने के लिए दायर करी है। बाकी HAL के स्टेटमेंट में आपके जो विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। व्हाइट नाइट कोर की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो छतरू जंगल है वहाँ पे 9 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आर्मी ने एक जॉइंट सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर लॉन्च किया गया था। और फिर 9 अप्रैल की शाम को ही आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ और फिलहाल अभी तक इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड एक सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड किया जा चुका है। और यहाँ के हॉस्टाइल टेरेन और एडवर्स वेदर कंडीशंस के बावजूद जो हमारे सोल्जर्स हैं वो लगातार इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। बाकी गुरुवार को भारत और पाकिस्तान की आर्मीज के बीच पुंछ डिस्ट्रिक्ट में LOC के साथ ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग कंडक्ट हुई है, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। और इस दौरान भारतीय सेना ने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के सामने पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले घुसपैठ के प्रयास, सीज फायर वॉल्यूशंस, IED ब्लास्ट, तो इन सभी इश्यूज़ को रेस किया था और अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके अलावा एक अपडेट यह कि म्यांमार में चल रहे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने
अब अपने रोबोटिक म्यूल्स और नैनो ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया है। और ये पहली बार है जब विदेशी जमीन पर इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इंडियन आर्मी ने अपनी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि कल गुरुवार को दिन के समय इंडियन आर्मी का एक यूएवी सतवाड़ी में हाई सिक्योरिटी टेक्निकल एयरपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के एक टावर पर क्रैश हुआ था। और इस क्रैश में डिफेंस सिक्योरिटी कोर के नायक सुरेंद्र पाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो यूएवी क्रैश हुआ है वो है हेरन मार्क 2, जो कि उस समय अपनी एक रूटीन सॉर्टी पर था। लेकिन दिन में करीब 2:45 पर जब ये अपने रूटीन रिकॉनेसेंस सॉर्टी से वापस आ रहा था तब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जिसके कारण टावर में जाके क्रैश हुआ। हालांकि इस क्रैश का एग्जैक्ट रीज़न क्या है तो उसका भी पता लगाया जा रहा है। और ऑफिशियल्स को संदेह है कि यूएवी के कंट्रोल लूज होने का कारण या तो तकनीकी खराबी या फिर ह्यूमन एरर हो सकता है। पर कारण जो भी है तो उसका पता लगाने के लिए इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी तक इस घटना पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है। तो जब से 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहावुर राणा भारत लाया गया तो तब से ही पाकिस्तान इस कोशिश में ही लगा हुआ है कि वो ये साबित करे कि तहावुर राणा का पाकिस्तान से कोई लेना देना है ही नहीं। और पाकिस्तान यही कह रहा है कि तहावुर राणा तो पाकिस्तान का नागरिक भी नहीं है। तो अब इसी बीच तहावुर राणा को लेकर यूएस की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जिसमें तहावुर हुसैन राणा को कैनेडियन सिटीजन और पाकिस्तान के मूल निवासी के तौर पर मेंशन किया गया है। और इसी स्टेटमेंट में यूएस ने उस कन्वर्सेशन को भी मेंशन किया है जो कि तहावुर हुसैन राणा और 26/11 हमले के एक और मुख्य साजिशकर्ता डेविड हेडली के बीच हुई थी, जिसमें राणा ने हेडली को ये कहा था कि भारतीय ये हमला डिजर्व करते थे। और राणा ने लश्कर के उन 9 सुअरों की तारीफ भी करी थी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। और ये कहा कि उन सभी आतंकियों को गैलेंट्री के लिए पाकिस्तान के हाईएस्ट अवार्ड निशान हैदर पाकिस्तान से सम्मानित किया जाना चाहिए। और इस पूरी स्टेटमेंट में आप सुअरों के संगठन लश्कर का नाम सबसे ज़्यादा बार देखेंगे। और ये संगठन आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तान में बेस्ड है। और केवल बेस्ड ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान में लश्कर के जो टॉप लीडर्स हैं वो सार्वजनिक रूप से अलग अलग रैलीज इवेंट्स कंडक्ट करते रहते हैं। और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने आज तक उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है, जो कि फिर से यही दिखाता है कि पाकिस्तान ही इन सभी संगठनों का स्पॉन्सर है और 26/11 मुंबई हमले का मेन स्पॉन्सर पाकिस्तानी है। और जिस तरह से तहावुर राणा इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के लिए पाकिस्तान के हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की बात कर रहा है तो ये बात भी बहुत कुछ कहती है। अभी कुछ दिनों पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर एक आईईडी ब्लास्ट की वजह से बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ था। तो अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद जो बीएसएफ है वो पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ एक मैसिव एंटी आईईडी ड्राइव को लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य होगा सीमा पर सभी पॉसिबल आईईडीज को डिटेक्ट करके उन्हें कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश करना। और आने वाले दिनों में बीएसएफ द्वारा इस आईईडी इशू को पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भी उठाए जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बात का संदेह सबसे ज़्यादा है कि सीमा पार से ही बॉर्डर्स के पास इन आईईडीज को प्लांट किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चीन ने एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को अनवील किया है। और इसको लेकर चीन का क्लेम है कि अपनी तरह का दुनिया का पहला सिस्टम है और इसे मुख्य रूप से रॉकेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, स्वार्म ड्रोन्स तो इस तरह के लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स को इंगेज करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें इन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए 16 बैरल गन देखने को मिलती है, जो न केवल बुलेट्स को फायर करती है बल्कि एक साथ बहुत ही अधिक संख्या में और बहुत ही तेज़ी से प्रोजेक्टाइल्स को फायर कर सकती है, जो कि पूरे टारगेट एरिया को ही कवर कर दे। और इस सिस्टम के चीफ डिज़ाइनर की तरफ से बताया गया है कि जिस तरह से जो कन्वेंशनल एंटी एयर सिस्टम्स होते हैं तो वो आमतौर पर पॉइंट टू पॉइंट इंटरसेप्शन पर निर्भर करते हैं, जिसमें उनका उद्देश्य होता है इनकमिंग थ्रेट्स को डायरेक्टली एम करना। लेकिन चीन ने अपने इस सिस्टम में प्लेन टू पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मल्टीपल गन्स एक साथ फायर करती हैं, जिससे प्लेन ऑफ फायर क्रिएट होता है। और इस वजह से जो अनप्रेडिक्टेबल टारगेट्स हैं तो उनको बहुत तेज़ी से इंटरसेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक तरह से आसमान पर धागे पर सुई से निशाना साधने के बजाय आसमान में एक पूरे जाल को फेंकने के जैसा है। और चीन के डिज़ाइनर्स का क्लेम है कि ये क्लोज इन एयर डिफेंस बैराज सिस्टम दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा सिस्टम है और जिसे भविष्य के वॉरफेयर को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सैपर SG राव वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2007 में सियाचिन ग्लेशियर में एक डिफिकल्ट लैंडिंग को अटेम्प्ट करते समय स्क्वाड्रन लीडर शांतनु बासु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित शर्मा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनमें से स्क्वाड्रन लीडर शांतनु बासु को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित शर्मा को मरणोपरांत वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के कृष्ण घाटी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नायक TK पोपात्रो ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज भारत के बिगेस्ट स्पाई रविंद्र कौशिक जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि रविंद्र कौशिक किस नाम से मशहूर थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।